सामने आए और एक्सचेंज करें। धन्यवाद। डायरेक्टर है कोल हाँ, एक्सचेंज करें। खोल के आप हाँ, थोड़ा साइड में जाओ। चलो, बहुत 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 शुभकामना। चलिए एक मेमेंटो इनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सर प्रोजेक्ट उड़ीसा में आ रहा है भगवान जगन्नाथ का सिंबल। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये खड़ी, थोड़ा साइड में जाओ। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा, पावर, ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है, 2014 में जब मैंने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी, और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहाँ तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2582 मेगावाट अपनी हम बनाते हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं, और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाएं। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा हमने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी, और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़कर के जब 1600 मेगावाट की ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी। और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है, ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15000 की आज 14000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी। और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है, जितनी हमारे पास है वो ठीक है। उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है। उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है, और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गाँव ऐसे हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं, और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं। कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। आज खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का वितरण होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर 8615 किसानों के खातों में आप 18 करोड़ 67 लाख रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर करें। चलाइए। अगले नेक्स्ट। इसके आगे के भी कर लो सारे। बाकी आज
किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी जो मिलनी है उसका भी आज वितरण होना है। सबसे पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के लिए 170.84 करोड़ रुपए, इसके बाद धान की सीधी बिजाई डीएसआर योजना के तहत 24.42 करोड़ रुपए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 25.10 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती योजना के तहत 1.20 करोड़ रुपए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 237 करोड़ रुपए। मित्रों, ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनके जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीज़न 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज़ की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज़ किया है। 170 करोड़ रुपया 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपये भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख रुपये, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपये अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहाँ उस इलाके का होता है और जो MSP होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपये में, जबकि इसका जो MSP रेट था वो 2550 था।
2500 रुपये था। इस प्रकार ये हमने एमएसपी कर लिया। ऐसे ही दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं। इसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ की जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की DSR जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिला करके इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके दो इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है प्लास्टिक के ड्रम 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिला करके आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे अब किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एक आध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है। तो ये सारे किसान के हित में किए जाने वाले सारे विषय थे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिशन 60,000 का भी अपने कार्यक्रमों से शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसके तहत 2 नए पोर्टल शुरू होंगे। पहला पोर्टल है ठेकेदार सक्षम सेवा स्कीम के का पोर्टल। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है बटन दबाइए। नहीं हाँ तो मित्रों इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जहाँ सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं ये हमारे ध्यान में आया तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है और 10,000 युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग उसमें भी CET का एग्ज़ाम उसने दिया हो क्योंकि सभी लोग CET में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं और उसके बाद उनके पास
कोई इंजीनियरिंग का ये तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए, और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी वन मित्र योजना वीवो पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर बताएं और मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है। और इस मिशन 60,000 में एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपये की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपये से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक GPS के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है। और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा। और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने GPS सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ पने बढ़ा सकता है। यानी 1,000 पहले लगाए हैं तो 100 पेड़, इसको अगर ज़्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपये का लगाते समय और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया ये, ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज़्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो इसे 4 साल के बाद वो जो भी ज़मीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा, और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं।
कम से कम 4 और 10 14 साल तक पेड़ वो रहे, और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, कमर्शियल पे हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा, और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा? हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। तो इस प्रकार की वन मित्र योजना है, ये एक बहुत अच्छी और अपने आप में एक नए प्रकार की योजना हमने लागू की है। मुझे लगता है कि जैसे हमारी बाकी योजनाएं हैं उनका लाभ हमको मिलता है, इसका भी निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा, और दूसरे प्रदेश भी इसको अच्छी लगेगी तो उसको वो फॉलो करेंगे। आगे चलिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को रोजगार प्रदान। मित्रों, 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं, और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनके जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है, तो फिर बचे हुए जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहाँ भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है, और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है। लेकिन शर्त ये है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा, और उसके 3 महीने बाद उस चेंज्ड कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह ना लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते हैं, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं कि जो शुरू में HKRN में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं, या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस कि भी लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है, उनकी रैंकिंग हायर रहती है, तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। इस प्रकार का एक ये भी, इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं, और इनको इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। जो पहले ये था ना, ठेकेदार ने ले लिया, ठेकेदार ने लिया तो कितना दिया, कितने पैसे काट लिए, और बहुत प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। हमने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक यूनिक एक सिस्टम बनाया है, और यहाँ तक बन गया है अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा चलती थी, तो हमारे HKRN के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया, और बाकी प्रदेशों के जो लोग आए हैं
जो वहाँ के वो जो क्या पार्टनर होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर, उनके माध्यम से आए तो बहुत सी शिकायतें उनको मिल गई कि पैसे लेकर के वो भेज रहे हैं। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया और केवल 250 लोग अभी हरियाणा के लगभग 250 हैं जो सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। अब हमारे मेथड को ही वो प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है बाकी प्रदेश भी इसी हिसाब से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीका ये है। इसके अंदर सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश ये भी उनको दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी उनको 1500 रुपया लेकर के, और इन सबको जैसे 3 लाख तक की जो कंडीशन है कि 3 लाख तक 1500 रुपये देंगे, वो लाभ भी इनको दिया जाता है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का शुभारंभ ब्रोशर को रिलीज करें। तो इधर फोटो दिखाना पड़ेगा सबको। हाँ, धन्यवाद मित्रों। ये भी एक योजना ऐसी है जिसकी बहुत आवश्यकता हमको महसूस हो रही थी। हमारे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने पेंशन भी सारे देश में सबसे ज़्यादा हम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं शायद परिवार में पूरी नहीं होती हैं। परिवार में उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, वो अलग रहने की भी इच्छा करते हैं, कई बार परिवार के लोग भी उनको बाहर करते हैं। तो ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए हमने ये समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम इसका एक लॉन्च किया है। ये आपको जो हमने दिखाया है ब्रोशर, तो इसके आधार पर अभी हमने कुल मिलाकर 6 जगह पर ये आश्रम पहले चरण में खोलने का योजना बनाई है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो चाहेंगे और खास करके जिनकी आय जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं उस लेवल तक है, यानी 3 लाख रुपया बुजुर्ग की खुद की और पति पत्नी की आय है, वो एलिजिबल होंगे उसमें रहने के, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो कंसेंट देगा या जो जाना चाहेगा, ऑप्शन है ये। और एक जानकारी आपको मैं देता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया था। पुलिस के जो हमारे कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे, प्रहरी योजना के अंतर्गत, तो वहाँ खोज मिली है कि 5200 ऐसे वृद्ध हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की खोज में हैं। वो कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते और हमारा बेकदरी होती है। ये सब 75 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं। तो सबसे पहले चरण में इन विभिन्न जिलों में 5200 की व्यवस्था करेंगे। 6 जिले ऐसे हैं, जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा और गुरुग्राम। ऐसे इन 6 स्थानों पर व्यवस्था कर ली गई है। 50 का व्यवस्था कम से कम रहेगी। 50 से ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर वहाँ HSP, AVP अथवा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ वो मिल करके कुछ स्थान देंगे। डिप्टी कमिश्नर उसकी सारी ये देखभाल करेंगे। वहाँ उनको सबको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियों में जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, उसकी चिकित्सा, कोई छोटा मोटा टीवी मनोरंजन, ये भी वहाँ रहेगा। और नए कौशल अगर उसमें सक्षम लोग हैं तो उनको कुछ कौशल सिखा करके और वो इंडोर कुछ काम भी करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक मल्टीपल एक्टिविटीज़ का वो सारा ये केंद्र रहेगा। और ये प्रयोग भी हमने शुरू किया है। 6 स्थानों पर इनका आज हमने लॉन्चिंग की है। जो 3 लाख से ऊपर की आय वाले लोग भी अगर वो रहना चाहते हैं तो पेड बेसिस पर और उनको भी रखने की एक योजना ये हमने विचार की है। अगर कोई आएंगे तो उसका भी उस सेंटर का क्या खर्च है उसका कैलकुलेट करके उसके लिए भी हम करेंगे। इसके संचालन के लिए NGOs जो हैं वो भी आवेदन कर सकती हैं। स्थान हम उपलब्ध कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कराएंगे, उसकी रनिंग में NGOs आगे आएंगी तो हमारी अपेक्षा है कि वो आएँ तो शायद व्यवस्था और अच्छी चल पाएगी। ऐसा भी हमने उसमें विचार किया है। अभी 6 जिले, हाँ बाद में करते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा बटन दबा के।
मित्रों, ये 22-23 में के बजट में मैंने एक घोषणा की थी, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। तो उसके अंतर्गत हमारी जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग महिलाएं हैं या कमज़ोर परिवार हैं, बीपीएल के फैमिलीज़ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, तो ऐसे कुछ योजनाएं यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, खास करके गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली माताएं, उनके लड़के, उनके जन्म के, यानी कुछ स्कीम ऐसी बनाई है। लंबी डिटेल है, आपको एक प्रेस नोट के माध्यम से इस योजना की सारी जानकारी हमारा जो डिपार्टमेंट है ये आपको देगा, और इसका भी आज हमने लॉन्चिंग की है। आगे चलिए, प्रेस नोट पे देंगे सबको लेके। योजना तो बताइए ना, उनको सहायता देंगे ऐसे परिवार के माताओं को, बहनों को जिनकी आवश्यकताएं हैं, और वो उसमें डिटेल है। उनको कितना, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना, ये उनको एक मुश्त 5,000 रुपया। तो ऐसी एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता ऐसी महिलाओं को जिनके जो इसमें पात्र होंगी, उसमें 10-12 कंडीशंस हैं। खास करके मान के चलें जो आवश्यकता ज़रूरतमंद महिलाएं हैं और उनकी जो यानी डिलीवरी के समय या गर्भवती होती हैं उस समय, और ये 16 मार्च 2023 को अधिसूचित भी कर दी गई है। आज तो केवल एक पोर्टल लॉन्च किया है कि उस पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के पैसे की क्लेम कर सकते हैं। इतना ही है। क्रम में नेक्स्ट डे हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 के संदर्भ में पोर्टल का शुभारंभ। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि अभी हमने जन संवाद कार्यक्रम किया, और जन संवाद कार्यक्रम में भी और उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस समय भी लगभग 8,000 से ऊपर ये कार्यक्रम हुए हैं। सभी गांव में हुए हैं, शहरों में भी हुए हैं। तो इन 8,000 गांव में जो हमारे पास डिमांड्स आई हैं, कुछ शिकायतें आई हैं, या कई ऐसे केसेस जो पुराने उलझे हुए हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लगे हैं। एक बड़ी मात्रा में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां लोग 50-50 साल से रह रहे हैं। उनके शुरू में रेजिडेंशियल मकान थे जब अलॉट किए गए, बाद में धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इसमें किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने छोटी इंडस्ट्री बना ली। तो उनका एक लैंड यूज़ तो ओरिजिनली कुछ और था, लेकिन बाद में बदल करके ऐसी बड़ी मात्रा में ये लोग हो गए, और इसके कारण से उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। कभी यूएलबी का इंस्पेक्टर पहुँच गया, कभी टाउन कंट्री प्लानिंग पहुँच गया, कभी, क्योंकि उल्लंघन तो है ही है। अब उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी है कि नहीं, इनका कन्वर्जन ये अब रेगुलर हो जाएगा कि जहाँ कहीं किसी ने इस प्रकार का इंडस्ट्री अथवा कमर्शियल कोई दुकान अपनी बना ली है, तो उसके लिए कुछ शर्तें ये लगा करके, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, इसका एक्ट भी बन चुका है, पॉलिसी भी बन चुकी है। आज तो उसका पोर्टल हमने लागू यानी चालू किया है। इस पोर्टल में ऐसी जिसकी डिमांड है वो अपना भर देगा, और भरने के बाद जो पैरामीटर हैं, जो शर्तें हैं, उसकी कुछ फीस है, उस फीस के हिसाब से, और वो उसमें मानो एप्लीकेशन फीस 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे ही कन्वर्जन चार्जेस हैं, उसका विकास शुल्क लिया जाएगा, कंपोजिशन शुल्क है, तो ऐसा। और ये पैसा देने के लिए सब लोग तैयार हैं। इंडिविजुअल कुछ केसेस तो हमने कैबिनेट मीटिंग में किए भी हैं और लोग खुश हुए उससे। तो उसके लिए अब जनरल पोर्टल बना दिया कि जो भी कोई अप्लाई करेगा उसको इसका लाभ मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा, शहरों में खास करके जो 50 साल पुराने शहर हैं, ऐसी जगह के लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलत ये लोगों को हमने दी है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायत कार्यों के लिए लेबर रेट में भी बढ़ोतरी अनाउंस कर रहे हैं। मित्रों, पंचायतों के काफ़ी सुधार हमने किए हैं, बहुत उनको पावर्स डेलीगेट की हैं, फाइनेंशियल भी की हैं, अपने निर्णय लेने के लिए भी की हैं, और अपने आप वो काम करा सकते हैं डेलीगेशन पावर्स के माध्यम से। उसी में उनकी एक शिकायत थी कि हमको जो रेट्स तय करके दिए जाते हैं, चाहे मटेरियल के चाहे लेबर के, वो वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से कम है, उचित नहीं है, इसलिए उनको काम करने में कठिनाई आ रही थी। लेबर को छोड़ करके बाकी सब तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिए थे, ईंटों का क्या होगा, सीमेंट का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, ये सब चीज़ें कर दी हैं। आज लेबर के रेट भी जो उनकी डिमांड थी, उसमें अलग अलग प्रकार के जो पहले रेट थे, कहीं 680 है, 766 है, 589 है, 68 है, तो ऐसा कुछ तो यानी व्यक्ति की दैनिक मजदूरी के नाते है, कुछ उसके एरिया के नाते से है। जैसे 100 mm मोटा इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक
तो इसका जो रेट है ये पर स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है? पर स्क्वायर फुट। पर स्क्वायर फुट है। तो इस प्रकार के सारे रेट अलग अलग हैं। तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। उस बढ़ोतरी में 56 रुपये, 53 रुपये, 53, 41, तो अलग अलग रेट की बढ़ोतरी करके उनकी सारी जानकारी लेने के बाद जो उनकी डिमांड थी उसको रैशनलाइज करते हुए ये सारे रेट की बढ़ोतरी की है। और मैं समझता हूँ ग्राम पंचायतों को अब ये कठिनाई नहीं आएगी। 7.5 सामान्य पक्की ईंटों के साथ ईंट का काम, ये क्या पर किलोमीटर है, क्या है ये? 4436 क्यूब में सर, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। अच्छा, तो खैर ये जो रेट्स हैं ये अलग अलग प्रकार के, जो हमारा HSR है उस HSR के साथ तुलना करते हुए जहाँ जहाँ कम है वहाँ उसके मुकाबले में ला करके और उनकी इस कठिनाई को ये दूर किया गया है। मित्रों, जितने कुछ विषय आपके सामने मुझे रखने थे वो सब रखे हैं। अब आप कोई चीज़ इसमें जोड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, इस विषय पर करता हूँ बात मैं। अभी जो मैंने विषय रखे हैं पहले उसमें, फिर फार्मर्स का करेंगे। मैंने जो बिजली का जो प्रावधान है 800 मेगावाट का तो 900 में लगेगा, 800 का हमने क्लिक किया है। हाँ, 1600 मेगावाट का हम 9वें वर्ष में हमने तकरीबन पूरा, मतलब लगेंगे 2-3 साल तो लगेंगे। इस बीच में जो बंद हुए हैं वो कितने मेगावाट के लगेंगे? 600 मेगावाट। तो हमारी जो बढ़ोतरी हुई है आज की डेट में, तो नई तो कुछ हुई नहीं थी, ना। तो भी बंद हो गई है। 9000 से 14000 हुई है, खरीदा गया है इस बीच में। हम इसको आपूर्ति करते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो सामान्य तौर पे एक बात कहते हैं, मैं उसका जवाब चाह रहा हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा क्या हूँ। उत्पादन किया? हमें उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ें कमर्शियल हैं। हमको शौक नहीं है कि किसी चीज़ पर खर्च हम ज़्यादा करें और अपना एक नाम बनाए कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये सारे सिस्टम एक बजटिंग के हिसाब से होते हैं। आज हमारी जो अपनी पावर प्रोडक्शन होती है वो पावर प्रोडक्शन महंगी है, हमको बाजार से सस्ती मिलती है। इसलिए इसी शौक में हम लगे रहे कि हमने अपना क्यों नहीं बनाया, अपना क्यों नहीं बनाया। तो उसके कारण से जो बिजली हम ठीक से 24 घंटे दे पा रहे हैं और पिछले 9 साल में हमने 1 पैसा रेट नहीं बढ़ाया है, उसका एकमात्र कारण है कि हमको बिजली बाहर से सस्ती मिलती रही, हम लेते रहे हैं और अभी भी हमें बिजली मिल रही है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है कि बिजली सोलर है, हाइडल है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। इसलिए थर्मल का बिल्कुल बंद करना ऐसा ठीक नहीं है। ये थर्मल आज भी हमको 4 रुपये 96 पैसे कितना पड़ेगी? 40 पैसे सर। 4 रुपये 40 पैसे। हाँ, 4 रुपये 46 पैसे हमें पड़ेगी। जबकि उड़ीसा वाले हाइड्रो और ये अपना सोलर, ये आज भी हमको 3-3.25 रुपये मिल जाती है। यमुनानगर का हमारा 5 रुपये। हाँ, यमुनानगर का जो हम नया बना रहे हैं वो भी 5 रुपये आ रहा है। लेकिन बैलेंस रखना पड़ता है कि सारी की सारी हम थर्मल छोड़ के बाकी लें, कल को संकट आ सकता है। इसलिए सारी की सारी थर्मल भी नहीं चाहिए, सारी की सारी सोलर हाइड्रो भी नहीं चाहिए। तो बैलेंस बनाने के लिए हमको ये सारा करना पड़ता है। यद्यपि थर्मल हमें महंगी पड़ती है, थर्मल में पोल्यूशन भी होता है, थर्मल का कोयला भी बाहर से आता है। तो बाहर से कोयला ला करके यमुनानगर अपना बना रहे हैं और एट द पिट हेड, ये जो उड़ीसा का है ये पिट हेड पर बन रहा था कि कोयले की मूवमेंट कम करके वहीं से बिजली मिलेगी और ग्रिड के माध्यम से उसको लेंगे। ये जो इनका 25 साल का एग्रीमेंट, 25 साल का। हाँ, तो इसलिए 4 पे 46 में ये टेंटेटिव प्राइस है। हाँ। ये CRC के द्वारा इसका रेट निर्धारित की जाएगी। पर टेंटेटिव प्राइस जो है वो 4 रुपये 40। हाँ, तो इसमें 10-5 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वो CRC सारी कैलकुलेशन करती है, उसके बाद वो HERC में आता है, वो उसको सब देखते हैं। तो ये अल्टीमेटली बिजली के रेट खरीद के क्या होंगे और टैरिफ भेजने का क्या होगा, ये हम सरकार के नाते अपने आप नहीं करते हैं। ये जो हमारा HERC और CERC उनकी गाइडलाइंस पर हम करते हैं। हाँ, उससे अगर डेविएट करके हमको कम अगर देनी है तो फिर सरकार को उसको सब्सिडी देनी होती है। उदाहरण के लिए किसान की बिजली, अब वो हम तो बहुत फ्री टाइप देते हैं, 25 पैसे 10 पैसे यूनिट, 25 रुपया पर BHP, हाँ पर BHP। तो वो सब इतना सस्ता देते हैं, लेकिन कॉस्ट तो ज़्यादा है। उस कॉस्ट का जो डिफरेंस है, आज भी 6200 करोड़ रुपया हम जो है सब्सिडी देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये सब्सिडी भी प्रोपोर्शनेट, जितनी खपत बढ़ी है उसमें प्रोपोर्शनेटली कम हुई है। वरना एक समय था किसान की खपत जितनी थी उसमें 2009 में ये 5200 करोड़ रुपया थी, और आज 2024 में
मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 14 में ये 5200 करोड़ था, आज 24 में 10 साल के बाद सब चीजें डबल हो गई हैं, लेकिन बिजली की सब्सिडी जो है 5200 से सिर्फ 6200, सिर्फ 20% ही इंक्रीज उसमें हुआ है। ये भी हमारी उसमें एक उपलब्धि ही मैं मान के चलूंगा। पीएम साहब ने जो एक योजना सोलर प्लांट की अभी डिक्लेयर करी थी, उसके ऊपर सर कुछ परिवर्तन हम सोलर प्लांट योजना में यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री की बात उन्होंने कही थी। देखिए, वो योजना चूंकि केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ कनेक्शन देने की बात कही है और 300 मेगावाट गरीब परिवार को मुफ्त में मिलेगी, और उसके बदले में सोलर के जो ऑपरेटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लगा करके सरकार देगी, और उसमें अगर बिजली बचती है तो उसका पैसा भी वापस मिल सकता है कंज्यूमर को। लेकिन ये केंद्र की ब्रॉड एक योजना है, उसमें स्टेट वाइज उन्होंने एलोकेशन करना है कि कितने परिवारों को किस स्टेट में लगाना है। वो योजना हमारी उसके अंदर जो भी कोई टॉप अप होगा अपने बजट में घोषणा करेंगे। मैं बोल रहा हूँ अरे सुन तो लो, मैं करूंगा। आई एम नॉट, मैंने जो चीजें की हैं, लेट दोज थिंग्स कम। बस खोल रहे हैं, इसमें 3 लाख तक क्या है फ्री है, और बाकी जिलों में क्या मतलब कब तक की प्लान है, कैसे रहेगा ये, क्या है? देखिए, अभी तो क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट जब शुरू किए जाते हैं तो बहुत से अनुभव आते हैं, उस अनुभव के आधार के ऊपर कोई चेंज करना होगा तो बाद में करेंगे। और अभी ये कुल मिलाकर के उनको जो यानी खर्चा तो लगभग 7-8 हज़ार रुपये महीने का ऐसा अनुमानित है, एक व्यक्ति का खर्च 7 से 8 हज़ार रुपये महीना हो सकता है। तो उनको हम उनके अपने खर्चे के लिए 1000 रुपये उनकी जेब में देंगे, बाकी जो उनका पैसा है वो सरकार खर्च करेगी। जो पहले से 3000 करती है वो 1000 रुपये उनकी जेब में जाएगा, 2000 वो और 6000 रुपया और जो है सरकार का वो उसमें जाएगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे आपने एनजीओ की बात करी, कोई एनजीओ चाहता है, जैसे आप अभी कुछ ओल्ड एज होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एनजीओ आपसे अगर मांगता है जगह, मैंने बताया देंगे, और उनका खर्च भी देंगे, जगह भी देंगे, और खर्च में जितना वो स्वयं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, सरकार से जो खर्च है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में अगर वो चलाने के लिए आते हैं तो आवेदन करने के बाद उनको देंगे। बहुत ऐसी सेवाभावी संस्थाएं हैं जो करेंगे। एम्स की क्या तैयारी है? 16 को जो प्रोग्राम है कल सामने आ जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में रेवाड़ी में आ रहे हैं। जो एम्स का प्रोजेक्ट वर्षों से जो लटका हुआ था, और जमीन के कारण से लटका हुआ था, कहीं फॉरेस्ट की समस्या थी, कहीं जमीन मिल नहीं रही थी, तो बाद में माजरा गांव ने वो जमीन हमको उपलब्ध कराई है, और उस जमीन के ऊपर शिलान्यास कल होने जा रहा है, उसका टेंडर हो गए हैं, और अब जो है कल जब हो जाएगा शिलान्यास तो विद इन जो नॉर्मल पीरियड है लगभग 2 साल, उसके अंदर वो एम्स चालू हो जाएगा। नहीं, वो सामान्यतः कोई मेडिकल कॉलेज होता तो 2 साल के आसपास होता ही है। और उसके साथ ही कल जो है एक उनका उद्घाटन कर रहे हैं, हमारा जो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र, वहाँ एक म्यूजियम है, लगभग 300 करोड़ रुपए का म्यूजियम, उसका भी उद्घाटन कल करेंगे। और तीसरा है मेट्रो, जो गुरुग्राम शहर की जो मेट्रो है उसका भी कल वो शिलान्यास करेंगे। कुछ रेलवे लाइंस हैं, खास करके रोहतक से और हांसी की रेलवे लाइन, और उस पर कल ट्रेन भी चला करके हरी झंडी दे करके वो रेलवे ट्रेन भी चलाएंगे। कुछ रेलवे लाइंस का दोहरीकरण है, कुछ का सुदृढ़ीकरण है, जैसे 5 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। इस प्रकार से ही काम, बाकी और लोग क्या योजना है सरकार, कितनी संख्या में वहाँ लड़के कहाँ? देखिए, इजराइल की डिमांड सारे देश भर के लिए 10,000 की है, वो केवल हरियाणा की नहीं है। वो कहाँ से कितने सिलेक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। हम अपने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने मेरे ख्याल 1500 के आसपास लोगों के इंटरव्यू लिए थे, जिसमें से 250 के आसपास हरियाणा के सिलेक्ट हुए। लेकिन बाकी जगह की उनकी सिलेक्शन को उन्होंने अभी रोका है, होल्ड किया है। उनको हमारा जो सिस्टम है वो पसंद आया तो उनका इसी सिस्टम से लेंगे। हम ट्रेनिंग जो पार्टनर हैं उनके माध्यम से नहीं लेंगे। तो इसलिए अब कौशल रोजगार के माध्यम से अथवा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है
उसके माध्यम से, स्टेट डेवलपमेंट मिशन है उसके माध्यम से अगले खेत में कितने जाएंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। इजराइल वाले हाँ जी, बाकी जगह कम है। दुबई से भी हमारे पास एक 25 लोगों की डिमांड आई थी, उसमें से हमने पवन जी हैं या हाँ कितने दुबई कितने गए हैं? अच्छा चले गए। तो दुबई भी हमने कुछ भेजे हैं, लेकिन अलग अलग देशों से जैसे जैसे डिमांड आ रही है, प्रारंभिक चरण से हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट इसमें लगा है एक्टिवली। और शायद मुझे लगता है कि एक यहाँ जैसे डिमांड थी तो 2-2.5 हज़ार की डिमांड और देशों के भी है। हम इसमें तो इतना ही चाहते हैं कि जो गलत तरीके से हमारे प्रदेश का युवा, खास करके ये जो डंकी रूट है, कबूतरबाजी है, ये शब्द प्रचलित हुए हैं और वहाँ जाने के बाद पता ही नहीं लगता व्यक्ति कहाँ गया क्या नहीं, 2 नंबर में जाते हैं, सब इलीगल तरीके से जाते हैं। तो उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको एक एश्योर्ड तरीके से उनकी सुरक्षा भी, बाकी सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो इसको शुरू किया है। टारगेट तुम्हारा बहुत बड़ा है कि हम कितना कर पाएंगे, विल सी इट। तो खैर कुल मिला के ये सारे विषय आ गए। अब एक विषय जिसके लिए बार बार हमारे कुछ मित्र उस विषय को उठा रहे हैं, मैं उस पर अपनी बात कहूँगा। पहले मैं अभी जितना मेरे पास जानकारी है उतना ही दूंगा मैं, क्योंकि उस विषय की जानकारी अभी जैसे आएगी, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूँगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड उनकी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा है कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोस आ रही हैं कि इस पर तो इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हाइड्रो और क्या क्या लेके चलना, और 1-1 साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें। ऐसा चैलेंज जो होता है, ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूणी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूणी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहावत है ना, मैं तो ना मानूं। अब ये बॉर्डर पे जिस तरह से तनाव हो रहा है, बॉर्डर पे दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है। पंजाब ने आपत्ति भी की है, जब टीयर गैस के शेल पंजाब में गए हैं। ऐसा है पंजाब का अनुभव नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में 1 साल भर ऐसे चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। सर, जो
ठीक है ना। गिराए जा रहे हैं आंसू गैस के गोले, वो वहाँ जो कवरेज कर रहे हैं पत्रकार, वो भी उससे जो है घायल हो जा रहे हैं आसपास। देखिए, इसमें तो मेरा निवेदन यही है पत्रकार बंधुओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी कई बार होड़ में आ जाते हैं। क्या आती है लीडिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। यानी अब मैं आपको वहां का नहीं, मैं आपको अपने हरियाणा का उदाहरण बताता हूं। हमने बहुत उस समय भी समझाया था, पंचकुला में हमने एक स्पेस बनाया था अलग से कि आप अपनी गाड़ियां यहां रखिए और जो कुछ कवर करना यहां से करिए। तो हमारे पत्रकार मित्रों ने, अपने ही भाई हैं आप सब हैं, तो क्या किया था, वहां सब दौड़ दौड़ के अंदर घुसे, चोट लगी ना। पंजाब में किसान दिल्ली की तरफ जाकर बॉर्डर पर बैठे, इसके लिए सहमत भी नहीं है। ज्यादातर खास नेताओं ने भी कहा है कि हमारे बॉर्डर पर आकर ना बैठे, लेकिन इसका क्या ये भी मतलब है सर कि हरियाणा में किसानों की जो हरियाणा सरकार एमएसपी में फसल खरीद रही है, या जो आपकी योजना है कि आज आपने जो योजना शुरू की हरियाणा किसान हरियाणा। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये विषय इस ढंग से उठाया है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी पर खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी क्योंकि सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूं है। तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है, गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। हमने बाजरा भावांतर पर कर लिया, सब्जियां भावांतर पर कर ली, हमने हमारे यहाँ मूंगफली होती है वो हमने लेनी शुरू की है, मूंग है वो लेनी शुरू किया है, तिल है वो लेना शुरू किया, सरसों वो लेना शुरू किया, सूरजमुखी वो लेना शुरू किया। सूरजमुखी में भी 1000 रुपया हमने भावांतर दिया ना। अब 100-200 रुपया ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज 5000 रुपये में बिक रही थी, 5200 रुपये में बिक रही थी, हमने 1000 रुपया भावांतर दिया, 6200 हो गया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारी चीजें आपस में बैठ करके की जा सकती हैं। अगर हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता है, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा लें तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है, जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने जमीनें किसान की खरीदने के लिए किसान के ऊपर छोड़ दिया, भैया सहमति से लेंगे, ई भूमि पर आप डाल दो, आपको बेचनी है तो हमारी डिमांड है तो हम भी डाल देंगे, आप रेट अपना तय करो। रेट के बाद बैठ के नेगोशिएट करते हैं और उसमें समस्याएं हल होती हैं। कोई ब्लेम इस समय तक का या किसान के हमने जबरदस्ती जमीन ली, कोई एक भी आया 10 साल में? नहीं आया है। तो किसान से कैसे डील करना। और आज हमने जो बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक की हैं, उनमें ज्यादातर लाभ तो सारे समाज के उस वर्ग को मिला है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। पारदर्शी नौकरियां, इसका लाभ किसान को बेटे को नहीं मिल रहा क्या? किसानों को ये भी मांग डालनी चाहिए सर कि हरियाणा के जो पानी है, सॉइल नहीं जा पा रहे हैं पंजाब से, वो मांग पत्र में डालना चाहिए सर। नहीं, वो मांग पत्र में डाले। हमारे हरियाणा के लोगों को हमने कहा है और हरियाणा के लोग समझने लग गया। आज हरियाणा का आदमी, ठीक है, छोट-मोट घटनाएं होती होंगी, छोट-मोट लोग वहां जाते भी होंगे, एक आध बेल्ट में कहीं 200, 500, 1000 लोग ऐसे तैयार भी रहते होंगे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एसवाइल का पानी हमको दिलवाओ वहां से, आपके साथ तब खड़े होंगे। किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर का जब से ये निर्माण हुआ है, मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब उस ग्राफ को नीचे लाने का यही समय था, इसलिए ये आंदोलन हमने शुरू किया। कैसे देखते हैं? देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये। और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, वो भी एक इस प्रकार का खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे। और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से
20-30-50 लोगों का जा सकता है। हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। सर ये बताइए, पंजाब के साथ आपकी कोई बैठक हुई थी जब 13 तारीख को उन्होंने निकलना था क्या पंजाब से? नहीं, हमारा कोई सवाल है कि क्या आप एक मिनट ये पूछ रहा था। आपने कोई इंटीमेशन दिया हो कि हम हरियाणा के बॉर्डर सील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं है, क्या आपने पंजाब से? देखिए ये विषय क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तालमेल रखती हैं। हमारी पुलिस की, उनकी पुलिस की सारी बातचीत हुई है कि देखिए आप उनको रोकिए, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, उनके लोगों को बोला ही है ना, और उनके लोगों को बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते ही हैं, और उसमें से आखिर आईबी की रिपोर्ट होती है, वो भी काम करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक्ट तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए। कैसे रखना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होता। दूसरा सवाल ये है सर, पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। कितनी हरियाणा में एफआईआर हो चुकी है सारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वायलेंस को लेकर, उसका डेटा दे दीजिए। देखिए इतना तो मुझे पता है कि उसमें कुछ किसानों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगी है, दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों तरफ ही गलत हुआ है। पत्रकारों को भी लगी है। एक पत्रकार हमारे हॉस्पिटल में, सत्येंद्र चौहान, वो तो हॉस्पिटल में ही हैं। तो लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा कि भी कितनी एफआईआर हुई है, किस उसमें हुई है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने एक सीमा का उल्लंघन किया होगा तो पुलिस ने जरूर एफआईआर की होगी। एक लास्ट क्वेश्चन। सर 23 तारीख को बजट ला रहे हैं हरियाणा का, ये बताएं कि 23-24 का जो बजट विधानसभा में आने वाला है किस तरह का मान के चलेंगे? एक ही शब्द है, पहले भी वही था, आज भी वही है कि जनहित का बजट, जनहित का बजट। और इलेक्शन ईयर में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता मैनिफेस्टो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। इधर पहले वो खड़े थे अपना। हरियाणा के पास क्या कोई ऐसी सूचना है जो किसान संगठनों का जो दिल्ली कूच है ये राजनीतिक और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है सर? देखिए कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार का के गलत संदेश देता है। बस एक सबसे पीछे नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रुकने में थोड़ा आसानी होगी, वो होते हैं नहर, नदी, पुल, और वो पुल थोड़ा इधर है कि उधर है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें कुल मिला करके आज शाम को जो मेरी जानकारी है, आपकी भी जानकारी है, शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्री और उनके ग्रुप की जो भी उनके प्रतिनिधि हैं किसानों के, उन प्रतिनिधियों की चंडीगढ़ में एक बैठक है। और मैं आशा करता हूं कि जरूर कोई ना कोई इसमें से समझौते में से रास्ता निकलेगा, और निकलना भी चाहिए। ये लंबा इस प्रकार का जो विषय है विवाद का, तनाव का, ये ठीक नहीं है, किसके लिए भी ठीक नहीं है, ना हमारे पंजाब के किसानों के लिए ठीक है, ना हरियाणा के नागरिकों के लिए ठीक है। मिल बैठ करके इसमें रास्ता निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सुन रहे थे। किसानों के प्रदर्शन के तरीके को लेकर आपत्ति है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल ने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि 800 मेगावाट बिजली के लिए ओडिशा से समझौता हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना सबका अधिकार है। इसके अलावा प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई में कोई कमी नहीं है। किसानों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसानों के प्रदर्शन के तरीके से आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में करें,
लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में किया जाता है, ना कि ट्रांसपोर्ट के लिए। ये मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। तो सीएम ने कहा कि बातचीत से समाधान निकलेगा। दिल्ली जाना सबका अधिकार है, सीएम ने ये बड़ी बात कही। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में थे, आज हरियाणा विधानसभा पहुंचे थे। सुभाष बराला ने नामांकन दाखिल किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस दौरान मौजूद थे। उसके बाद पत्रकारों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत की है। तीन दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोस आ रही हैं कि इस पर इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हाइड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें। ऐसा चैलेंज होता है, ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूणी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूणी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं, अब ये उचित नहीं।